आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लखनऊ पैक्ट को देखते हैं जो 1916 में हुआ। इस लखनऊ पैक्ट में गरमदल और नरंदल के मध्य में समझौता होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता होता है। इस लखनऊ अधिवेशन में एक तो गरमदल और नरम दल के मध्य में समझौता होता है और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता होता है। अगर हम देखें तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय इसके अध्यक्ष कांग्रेस के अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन जब लखनऊ में हुआ के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। वहीं मुस्लिम लीग के 1916 के अधिवेशन के अध्यक्ष मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। वहीं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर हम देखें कि क्या कारण थे कि गरमदल और नरमदल के मध्य में समझौता हुआ, अगर हम इनके कारणों को देखें गरमदल और नरमदल के मध्य समझौते के कारण को अगर हम देखें तो 1915 के समय में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाती है। 1915 के समय गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इनकी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से नरमदल का पक्ष कमजोर हो जाता है। नरमदल का पक्ष कमजोर हो जाता है और राजनीति में एक शून्यता की स्थिति आ जाती है। शून्यता की स्थिति आ जाती है और एनी बेसेंट की मदद से कांग्रेस में गरमदल के नेताओं की वापसी होती है। एनी बेसेंट की सहायता से या मदद से कांग्रेस में गरमदल नेताओं की वापसी होती है। इसके बाद अगर हम गरमदल को देखें तो 1908 ईस्वी में बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं। 1908 में बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लेते हैं 1908 में और अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र केस से जब बरी हो जाते हैं तो इसके बाद एक पांडिचेरी चले जाते हैं और वहीं पर औरवली आश्रम की स्थापना करते हैं। वहीं लाला लाजपत राय अस्थायी रूप से अमेरिका चले जाते हैं। लाला लाजपत राय अस्थायी रूप से अमेरिका चले जाते हैं।
और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है, जिसके बाद इनको बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया जाता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है। 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है और इनको बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया जाता है। बर्मा की मांडले जेल में इनको भेज दिया जाता है और जिन्हें 6 वर्ष की सजा मिलती है और ये 1914 में जेल से रिहा होती है। इसके बाद ये 1914 में जेल से रिहा होते हैं। 1914 में ये जेल से रिहा होते हैं। 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और बाल गंगाधर तिलक भी नरम दल के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इनके प्रयासों से नरम दल और गरम दल के मध्य में 1916 में समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते का कारण, इसको अगर समझें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते का कारण, इसको अगर हम देखें तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इससे कांग्रेस असंतुष्ट थी, लेकिन अब समझौता करने को तैयार थी। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हुए। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इससे मुस्लिम लीग असंतुष्ट हुई और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से कांग्रेस असंतुष्ट थी। 1912 में मुस्लिम लीग द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मांग की गई। 1912 में मुस्लिम लीग द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की या अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मांग की गई थी, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे अस्वीकृत कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे अस्वीकृत कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद इनके प्रयासों से मुस्लिम लीग में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेजी सत्ता में भी स्वशासन की मांग और इसके लिए अन्य संगठनों का साथ देने का निर्णय लिया गया और
1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ में होने लगे। 1915 में 1915 में बंबई में अधिवेशन हुआ और 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में दोनों पार्टियों के अधिवेशन लखनऊ में हुए, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया, और इनके प्रयासों से मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत कहा। इसके बाद अगर हम देखें कि लखनऊ पैक्ट में क्या था, इसके बाद अगर हम लखनऊ पैक्ट को देखें तो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति दी गई। पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति दी गई और कहा गया कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि केंद्रीय परिषद में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित होगी या आरक्षित होने की बात को स्वीकार किया गया। साथ ही कहा गया कि सांप्रदायिक निषेधाधिकार, यानी यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यकों को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में कहा गया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में 40% सीटें होंगी या 40% प्रतिनिधित्व करेंगे मुसलमान। और बंबई और संयुक्त प्रांत में 60%, बंबई और संयुक्त प्रांत में 60% प्रतिनिधित्व। तथा इसमें कहा गया कि भारतीय परिषद जो ब्रिटेन में हुआ करती थी उसे समाप्त कर दिया जाए और भारत में जो परिषद है उसका कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष कर देना चाहिए या कर दिया जाए। और मांग की गई कि जो भारत सचिव है उनको वेतन ब्रिटिश खजाने से दिया जाए। और मांग की गई कि जो भारत सचिव हैं उनको वेतन ब्रिटेन से दिया जाए, ब्रिटेन से दिया जाए। और इंपीरियल विधानसभा में आधे सदस्य भारतीय रखे जाएं। इंपीरियल विधानसभा में आधे सदस्य भारतीय रखे जाएं। और जितने भी सदस्य हों उनका निर्वाचन हो और निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, यानी कि जितने भी सदस्य को चुना जाए उनको निर्वाचन करके चुना जाए और उनको वयस्क मताधिकार का उपयोग करके।
वयस्क मताधिकार के आधार पर उनको चुना जाए। अगर लखनऊ पैक्ट के प्रभाव को देखें तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में एकता देखने को मिलती है। सरकार की बांटो और राज करो की नीति पर यहाँ पर चोट देखने को मिलती है, लेकिन दूरगामी रूप से यह पैक्ट प्रभावी नहीं हो सका। सांप्रदायिक शक्तियों को नियंत्रित करने में ये पैक्ट असफल रहा। जैसे 1918 में कानपुर में दंगे देखने को मिले। अगर लखनऊ पैक्ट के प्रभाव को देखें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में एकता देखने को मिली। सरकार की बांटो और राज करो नीति पर चोट, सरकार की बांटो और राज करो नीति पर चोट, लेकिन दूरगामी रूप से यह पैक्ट प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन दूरगामी रूप से यह पैक्ट प्रभावशाली नहीं रहा। दूरगामी रूप से यह पैक्ट प्रभावशाली नहीं रहा। सांप्रदायिक शक्तियों को नियंत्रण करने में असफल रहा। जैसे 1918 में कानपुर में दंगे देखने को मिले। कानपुर में दंगे देखने को मिले और 1917 में बिहार में गौवध के मामले पर दंगे देखने को मिले। 1917 में गौवध पर बिहार में दंगे देखने को मिले, यानी कि बिहार में दंगे हुए। और 1917 में ही बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तानवाद में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कही। 1917 में ही बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुस्तानवाद में हिंदू राष्ट्र की बात कही। हिंदू राष्ट्र की बात कही और पूर्ण रूप से हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हो पाई और इसके प्रावधान आगे चलकर देश के बंटवारे के रूप की तरफ ले गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।